न्यूज़ पेपर के तमाम नाज़रीन खुशामदीद। आप देख रहे हैं ठंडा गर्म शो और मेरे साथ है माजिद भट्टी। और भट्टी वैसे तो मिकी ऑथर जब से आया पाकिस्तान पहली दफ़ा उन्होंने मीडिया से बड़ी डिटेल में बात की है, लेकिन मिकी ऑथर में बाद में बात करेंगे। ये जो पाकिस्तान वुमेंस टीम का जो मामला है ये कुछ संगीन ही होता जा रहा है और आज तो शहरियार खान साहब ने बड़ा इस पर मतलब कंसर्न एक्सप्रेस किया कि किस तरह जो है सभी अज़हर की रिपोर्ट लीक आउट हुई और वो बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि हमें तो ये लगता है कि उन्होंने खुद ही लीक आउट की मीडिया को ये रिपोर्ट। वहीद खान, इस केस में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है अब से थोड़ी देर पहले, सना मीर भी सोशल मीडिया पे आ गई और सना मीर ने कहा है कि इस करंट विमेंस विंग के साथ मैं किसी भी कैपेसिटी के लिए काम करने के तैयार नहीं। उन्होंने भी सभी अज़हर पर सीरियस एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि कोच जो है वो टीम को उठाने की कोशिश करता है कि ये कैसा कोच है कि ये खुद ही अपनी टीम को गिरा रहा है, लेकिन उसने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कि मेरे कोच के साथ इख्तलाफात थे। उसने कहा कि मैं जो डिज़र्विंग प्लेयर्स थी उनको खिलाना चाह रही थी और जो मेरा जो सबसे पहला उनसे जो पहली लड़ाई हुई वो डायना बेग जो प्लेयर हैं उनकी सिलेक्शन पे मैं चाहती थी कि वो खेलें, वो किसी और को तो मतलब अब तो देखो देखें तीनों तरफ से वर्जन आ गए। सभी अज़हर ने भी दे दिया, आयशा ने भी दे दिया, आज सना मीर ने भी दे दिया। हालांकि अभी सना मीर कहती है कि मैं टूर रिपोर्ट सबमिट करूंगी, तो अब तो क्लियर कट। लेकिन शरियर साहब कह रहे हैं कि जी आयशा की रिपोर्ट से भी अब ये चीज़ तो वादे हो गई कि टीम में बहुत ग्रुप बंदी थी वगैरह। तो अब जब ये चीज़ें इतनी सीरियस लेवल पे चली गई है तो इसमें जो नया चैंपियन है ही शुडंट थिंक ट्वाइस, मतलब सैक करें सबको, वहीद खान, कोच, कप्तान, मैनेजर। देखें बात हो अब नए सिरे से स्टार्ट करें, विमेंस विंग भी रिवैम्प करें नए सिरे से। देखिए चेयरमैन तो अभी एक चेयरमैन कल जा रहे हैं, दूसरे चेयरमैन को आने में हफ्ता 10 दिन है, लेकिन पीसीबी की मैनेजमेंट तो मौजूद है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मौजूद हैं, डायरेक्टर्स मौजूद हैं। भाई आप एक्शन लेके कुछ तो, इस इतना बड़ा इशू है जिसमें रोज देखें सोशल मीडिया पे आने का मकसद है कि दुनिया भर में फिर पाकिस्तान क्रिकेट की आज रुसवाई हुई ना, इस चीज का कोई ख्याल नहीं कर रहा कि भाई कोई एक्शन लेके एटलीस्ट इस गर्द को कुछ तो बिठाने की आप कोशिश करें। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश है तो लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड या तो इस केस को सीरियस नहीं ले रहा, अगर सीरियस ले रहा है तो उसमें हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ एक्शन ले लें। लेकिन जब तीन तरफा फायरिंग हो रही है और फायरिंग में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को, और सना मीर ने एक नहीं 3 पेजेस का उनका वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन बट साहब इजंट दिस, मतलब देखिए आप ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सभी अज़हर की रिपोर्ट लीक आउट होना है ये बहुत सीरियस मामला है और बरसात शरिया साहब ने कहा उनको लगता है इन्होंने खुद किया है और लगता भी यही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात थी कि वो रिपोर्ट अभी बोर्ड में गई नहीं थी और उसकी बोर्ड में चली गई थी, अभी नहीं गई थी। कहते हैं कि जी पहुंचने से पहली चीज़ें, क्योंकि मुझे याद पड़ता है मैंने एक अखबार में याद है, बल्कि हमने डिस्कस भी किया था, मैंने कहा भी था आपको भट्टी साहब कि ये कैसी अजीब बात है कि अभी उस स्टोरी में लिख रहे हैं कि रिपोर्ट अभी गई नहीं है बोर्ड में, कल दी जाएगी और वो उसमें से कोट कर रहे हैं। बट शॉकिंग आप ये देखें कि मतलब वो रिपोर्ट बोर्ड में गई नहीं और उसमें से कोट हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर द कोच समवन इज़ इन्वॉल्व जिसने ये लीक आउट करवाई है। लेकिन साथ ही साथ फिर भट्टी साहब क्या ये सही है जिस तरह आज सना मीर ने फेसबुक पे मतलब लेटर लिखा है, ओपन लेटर लिखा है, मतलब आप बोर्ड के अंदर है, आप बोर्ड के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है और आई थिंक जब तक आप टू रिपोर्ट अपनी जो भी आपने कहना है बोर्ड को क्या मतलब सोशल मीडिया में देखिए सना मीर ने 2 तरफा फायरिंग की है। एक तरफ वो सभी अज़हर को टारगेट कर रही हैं, उन पे जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। दूसरी तरफ सना मीर अब ये भी कह रही है कि मैं इस करंट विमेंस विंग के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई मीन सना मीर को उम्मीद है कि वो कंटिन्यू करेंगे किसी भी कैपेसिटी में। देखिए इससे पहले कि बोर्ड एक्शन में आता, वो एक्शन में आ गई ना, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोशल मीडिया पे जाके बोर्ड में, तो बात वही है ना भट्टी साहब कि ये जो अभी करंट चेंजेस बोर्ड में हो रहे हैं, बोर्ड को तो बस एक ही टेंशन थी कि प्लेयर्स ड्राफ्ट सिस्टम हमारा नहीं, लेकिन अब तो आपने एक डायरेक्टर क्रिकेट रख दिया ना जिसका काम ही है कि क्रिकेटिंग मैटर्स चाहे इंटरनेशनल चाहे डोमेस्टिक हो। फिर शमसा हाशमी विमेंस विंग में वो मौजूद है। शमशा हाशमी की तरफ से एक कोई बयान मैंने नहीं पढ़ा, कोच नहीं, कि भाई क्या हुआ इसमें, क्या कर रहे हैं या क्यों ऐसा हुआ है। मैं तो कहता हूँ बेटा सीधा सीधा देखें, जो हशर हुआ है उसके बाद तो आप मतलब सैक करें सबको, साफ सीधी बात है। अच्छा अनाउंस कोच है, एक इंक्वायरी कमेटी ही अनाउंस कर दें। आप इंडिया के खिलाफ जब मैच हारते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, हालांकि बाद में डिनाई कर दिया पीसीबी ने, उस वक्त तो आपने कहा कि जी हम इसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे।
इतना बड़ा वाकया हो लेकिन गया तो और बट्टी साहब मीडिया में बात ये है ना मुसलसल कि ये जो चीजें आज आना। ये जो वर्ल्ड कप में हुआ है उसकी वजह ये है कि पीसीबी खुद एक आई थिंक एक लिप सर्विस करता है बेसिकली वुमेन्स क्रिकेट के, बट दे आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स वुमेन्स क्रिकेट। मुझे अगर तो सीरियस इसके होते तो पीछे आई एक थिंक और अब थ्योरी तक भी नजर आ रही है कि अगर मीडिया इस स्टोरी को टारगेट कर रहा है, इसके पीछे भाग रहा है, तो बाकी जो साइड पे स्टोरीज हैं उधर से मीडिया की नजरें जो हैं वो नजरों से ओझल हो रही हैं स्टोरियां। यही तो नहीं मसला। यू नेवर नो, क्या पता अभी हम तो पता नहीं, अजीब अजीब चीज़ है। लेकिन जो सनामी ने बात की बट्टी साहब के कोच का काम है टीम को उठाना, और एक ऐसा कोच है जो हमें रन डाउन कर रहा है, लेट डाउन कर रहा है, लेकिन रन डाउन की बात तो नहीं है। उसने तो जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सभी अजहर का, उसने लिख के दिया है। वो समझता है कि जी सना मीर, आयशा अशर, जवेरिया और नैन आबदी रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि हमने बात की, मैंने आपको कहा कि अजीब सी बात है कि बिस्मा का नाम उसने ओमिट किया है, लेकिन बड़ा मतलब अफसोस हो रहा है कि एक जगह सही होती है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में कि यार ये किस किस्म के लोग हैं कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और इट वाज अ बैड डिसीजन। देखें बात ये, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि उसको अकाउंटेबल करें जिसने सभी अजहर कोच बनाया। जी हाँ। किसकी चॉइस थी सभी अजहर? शरियार खान की थी, किसकी थी? पहले तो उनसे और वो पूछा भी जाए लास्ट यार। मिनट पे टीम वो भी जाने लास्ट वाली मिनट है। पहले तो उनसे पूछा जाए कि भाई आपने किस बेसिस पे किया। शमशा हाशमी विमेंस विंग किसकी चॉइस थी, किसने किया? बहुत बुरा हाल है विमेंस क्रिकेट का। अच्छा भाई साहब, जिस मुल्क में इदारे कमजोर हों तो वह इंडिविजुअल स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ, हाँ। यहाँ देखें, एक एज ए इंस्टीट्यूशन पीसीबी हमें नजर आ रहा है कि एक वीक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेट नहीं कर रही। पिछले एक हफ्ते से ये सारा कुछ मीडिया में आ रहा है, इतना कुछ गन जो है वो उछाला जा रहा है, लेकिन एक लाइन का सिवाय, वो भी चेयरमैन से जब मैंने पूछा, उन्होंने खुद बात की, जा रहे चेयरमैन भी जाने वाले ना, लेकिन इस पे तो मेरा ख्याल में बगैर कोई सोचे समझे आपको एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए कि भाई तीनों पार्टीज की रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आप इन फ्यूचर वुमेन्स विंग को चेंज ओवरऑल करें, Revamp वुमेन्स करें। विंग पे रिवैम्प करें, नए लोग लेके आए वुमेन्स विंग के अंदर। और आई थिंक मतलब इट वुड नॉट बी अ बैड आइडिया एट ऑल। जैसे मैंने आपको कहा था बटी साहब कि मेरे ख्याल से मौसम खान वुड नॉट बी अ बैड चॉइस एट ऑल वुमेन्स विंग में, या इकबाल कासिम, इस टाइप के लोग जो सीनियर लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं, हर चीज़ समझते हैं, उनको लाएं, आप बैठाएं और रिवैम्प करें इस पूरे वुमेन्स विंग को। इस कब वजह तक ऐसे से इस चलता पूरे रहेगा? सिनेरियो में जो ये पूरा हुआ, 7 मैच पाकिस्तान टीम हार गई, एक चीज तो साबित हो गई कि ठीक है कप्तान भी आप चेंज करें, आप कोच भी चेंज करें, लेकिन आपको मैनेजर भी एक स्ट्रांग मैनेजर चाहिए जो एटलीस्ट इन लड़कियों को कंट्रोल करे ना। अब देखें, आप कौन सी कोई ब्राइन लारा हैं या इंतजामुल हक हैं या शाहिद आफरीदी हैं, जुमा जुमा 8 दिन तो खैर आपको नहीं हुए, टाइम तो आपने काफी गुजार दिया, काफी साल हो गए। लेकिन आप ये जिस तो तरह- बड़ा आपका मतलब बड़ा सेक्सी मैंने- किस्म का रिमार्क है कि जी मतलब वो शायद अफरीदी नहीं है, इंजमाम नहीं है। नहीं, मतलब- वो अपने लेवल पे तो है ना बट्टी साहब, मतलब 100 वही इंटरनेशनल साहब, खेली हुई है सना मीर, 100 ऐसा उधर तो नहीं है। इंजमामुल हक 400 से ज्यादा खेले हुए, शायद ठीक है, आफरीदी तो मेन 400 के करीब करीब खेले हुए। बट्टी साहब, मेंस और वुमेन्स क्रिकेट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर आपकी अचीवमेंट ज्यादा हो, आपने बहुत कुछ कर दिया हो, तो ठीक है, फिर बोलते हुए भी अच्छा लगता है। लेकिन जिस तरह देखिए, छोटे हॉकी में देखे ना, हॉकी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा, खेल एकदम मंजर से गायब हो गया। अब विमेंस लेकिन सनामी ने ये कहा है उसमें फेसबुक पोस्ट में कि मैं तो कभी मैंने क्लेम नहीं किया कि मैं बहुत अच्छी कप्तान हूँ या मुझसे गलतियाँ नहीं होती है, हुई होगी गलतियाँ। उसने एक और बात बोली, उसने कहा कि जो यंगर प्लेयर्स हैं उनसे अलग से पीसीबी बुला के या मीडिया वाले पूछ ले कि भाई हमने ज्यादती उनके साथ की या नहीं की। ठीक है, अब देखते हैं। मैं तो आई थिंक इंक्वायरी कमेटी इज द बिल्कुल। आंसर। और इसमें इंक्वायरी High कमेटी powered। और भट्टी साहब, इंक्वायरी कमेटी में इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए। जैसे अभी ये जो ट्रिब्यूनल बना है एंटी करप्शन का, इसमें तौकीर ज़िया बाहर के आदमी था, इसी तरह इस इंक्वायरी कमेटी में बाहर के 1-2 लोग होने चाहिए। अब प्रॉपर तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेट हो। और फिर मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस वर्ल्ड कप तक ना रखें, आप इन्वेस्टिगेशन आप पूरा करें कि वुमेन्स विंग क्या करती आ रही है। एक साल का करें ना, डोमेस्टिक कि स्ट्रक्चर आपने नहीं, कबीर हमारा खान को setup हुआ। कोच बनाया, फिर क्यों हटाया, coaches बासिल change अली को हुए, कोच बनाया, किसने फिर हटाया। सभी- Then should be a broad based investigation into everything। आजम बिल्कुल खान करना चाहिए। टीम के साथ बैटिंग कंसल्टेंट जा रहे थे, आखिर में फिर शाहिद अनवर चले गए, तो मतलब ये नहीं, दिस बंदरबांट इंक्वायरी, जो और women's मतलब हम तो ये cricket में कहते हैं जो जी सीधा बंदरबांट हुई सीधा है। आप इंक्वायरी करें, हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी विथ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, एटलीस्ट सम ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट जीआईटी, मेंबर्स। यहाँ भी जीआईटी चलेगी। जीआईटी मतलब देखें बट्टे साहब, जीआईटी बड़ा सेंसिटिव ये अब इशू बन गया है। मतलब उसको मुश्तरका तहकीकाती टीम, हाँ, मुश्तरक जॉइंट जिसमें बाहर के भी लोग हों, पीसीबी के भी लोग हों और विमेंस विंग के भी लोग हों, वो जीआईटी बन जाएगी। वेल, मिकी ऑथर ने आज भाई मतलब कह दिया, उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत की लड़कों ने,
चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, और बड़ी चीज़ थी जीतना, लेकिन अब जो है सेलिब्रेशन का टाइम ख़त्म हो गया और अब काम धंधा शुरू करें। देखें, ज़रूरी था ये मैसेज आना। काम धंधे के मामले में देखें, एक तो फवाद आलम का इशू था जो आज तक ये सिलेक्शन कमेटी रिजॉल्व नहीं कर सकी। कल भी हमने डिस्कस किया। आपने अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आसिफ जाकिर को रखा। आसिफ जाकिर वेस्ट इंडीज भी गया। आसिफ जाकिर इस वक्त लीग क्रिकेट खेल रहा है। ये जो कैंप लगा हुआ है जिसमें असद शफीक, शान मसूद, रुमान रईस, इसमें नाम था ना इसका? नहीं आया ना, आसिफ नहीं आया। हाँ, लेकिन नाम था इसका कैंप। उसने बहाना बनाया कि मैं शायद इंजर्ड हूं या मेरा फिटनेस प्रॉब्लम है, लेकिन वहां वो लीग क्रिकेट खेल रहा है, अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ना चाह रहा। अब देखें, अब पीसीबी को डिसाइड करना है कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो क्या प्लेयर की फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम होगी या फिर आप लीग क्रिकेट खेलेंगे। और जो इंटरेस्टिंग चीज वही था आसिफ जाकिर के केस में कि पीसीबी ने और नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने जो तीनों फॉर्मेट्स के 20-20 लड़के फाइनलाइज किए श्रीलंका की सीरीज के लिए, तीनों फॉर्मेट में आसिफ जाकिर इसलिए नहीं है कि आसिफ जाकिर जब ये हारिस सोहेल सिलेक्ट होके गया उस वक्त भी फिटनेस टेस्ट में उमर अमीन और हारिस सोहेल के बाद आसिफ जाकिर थे, फिटनेस में पीछे थे। सुना ये कि ये लड़के अब फिटनेस से भाग रहे हैं। जो आज बार बार मिकी और सर ने फिटनेस की बात की ना, देखिए उमर अकमल के साथ इतना बड़ा वाकया हो गया। तो अगर पौने 2 लाख रुपए एक लड़का ले रहा है महीने के, प्लस वो डिपार्टमेंट से अलग पैसे लेते हैं, तो उनको कैंप में तो आना चाहिए पाकिस्तान के। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आसिफ को होना चाहिए था कैंप में, और ये मेरी भी समझ में नहीं आया। लेकिन हो सकता है भट्टी साहब उसने पहले, होता है कि परमिशन दे दी जाती है लड़कों को। अब इन लड़कों का ये भी तो मसला है ना भट्टी साहब कि आपको श्योरिटी होती नहीं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, कितने ऐसे केसेस हुए हैं कि लड़कों ने इसी उम्मीद में, खुर्रम मंजूर के कितनी दफ़ा ये हुआ है कि उसने लीग क्रिकेट छोड़ दी इसी उसलिए कि मौका मिलेगा पाकिस्तान से खेलने का, ए टीम से खेलने का, पता चला जी उसका नाम ही नहीं। अब आई डोंट ब्लेम आसिफ जाकिर इसलिए क्योंकि उस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस नहीं हुए थे जब वो गया था। अब उसके माइंड में होगा बिल्कुल। क्रिकेट और बोर्ड फिर खास करके देखें वो लड़का जिसको कि आप लेके जाते हैं टूर पे और आप एक मैच भी नहीं खिलाते, तो बेसिकली उसको क्या मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं? फिर मैसेज तो आपने तो आपकी मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स ने तो मैसेज यही कन्वे कर दिया ना कि भाई हमें इतना आप तुम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो हमने मजबूरी में तुम्हें ले लिया क्योंकि तुमने रन नहीं। इन हालात में जबकि मैनेजमेंट अगर आपको फेवर नहीं कर रही तो आपको तो चाहिए कि आप अच्छा परफॉर्म करें, उनको गलत साबित करें। साहब बात यह है कि मतलब इन आसिफ जाकिर जैसे प्लेयर्स को कहाँ मौका मिलेगा पैसा कमाने का? मुझे आप बताइए। ये वो प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट क्लास के मतलब अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको लीग्स में कोई बुलाता नहीं, इनको पीएसएल में कोई खिलाएगा नहीं, तो कहाँ से ही कमाएंगे बेटे? मुझे बताएं, डिपार्टमेंट की सिर्फ तनख्वाह पे तो नहीं चल सकते लोग। दे नीड टू मेक मनी एल्सवेयर आल्सो। तकरीबन पौने 2 लाख रुपए महीने के। ठीक है, पौने 2 लाख महीने के तो बेटे मतलब कोई ऐसी भी कोई रकम नहीं। कहते हैं कि पीसीबी मैनेजमेंट ने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया इंग्लैंड में, अब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आ रहा है पाकिस्तान। ठीक है, अब फवाद आलम मुझे बता देना, अब फवाद आलम और लीग नहीं खेलते या छोड़ के आ जाते हैं, क्या होता? बेचारा मारा जाता। हाँ बिल्कुल फुजुल में। अब फवाद आलम को क्या स्टोरी है, क्या केस है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आज उसका मैं देख रहा था, मतलब पढ़ रहा था, तो उसने तो ये कहा भाई मैं तो अपनी मेहनत करता रहूंगा। वो बेचारा तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रहा है ना। ना सिलेक्शन कमेटी के पास कोई जवाब है, ना सिलेक्शन कमेटी यहाँ इंसाफ के तकाजे पूरी करे। एक प्लेयर को आपने सिंगल आउट किया हुआ है, इसी 35 खिलाड़ियों की फहरिस्त में एटलीस्ट 5 नाम ऐसे निकल आएंगे जिनसे फवाद आलम बेहतर है। मैं तो हैरान था, मतलब आप ही की स्टोरी में पढ़ रहा था, उसमें भी यही था कि मतलब इमामुल हक को बुलाया जा रहा है कैंप में और उस्मान सलाउद्दीन वगैरह, और फवाद का फिर शायद नाम नहीं उसमें। अब ये ज़्यादती नहीं है तो और क्या है? आप मुझे बताएं ना, क्या मतलब अब इमामुल हक इतने जल्दी फवाद आलम से अच्छे प्लेयर हो गए? ये कहना चीफ सेलेक्टर का कि ये इस सीजन में उन्होंने रन नहीं, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये कहना चीफ सेलेक्टर का कि जी वो फवाद आलम ने पिछले सीजन में सिर्फ 650 रन किए। भाई 650 रन ठीक है, एक सीजन अगर उसका अप एंड डाउन किया ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन ओवरऑल ही इज अ गुड प्लेयर। आप दूसरे मतलब मुझे वही था, वो नाम भूल गया। बोले क्या बात है, मैं हम लोग आपके साथ प्रोग्राम कर रहे थे। हाँ। कोई साहब कह रहे थे ना कि फवाद आलम अपना गेटअप चेंज करे तो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। तो मतलब ये तो वही मिसाल हो गई कि भाई किसी को आपकी शक्ल पसंद नहीं तो आप टीम में नहीं आ रहे। ये तो कोई बात ही ना हुई। दुनिया में आप देखें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के मुख्तलिफ उलियों के लोग होते हैं, लेकिन उसकी तो जो स्पेशलिटी है उसका खेल है ना। अब मैं आपको पढ़ रहा था, मुझे बताया ना, आपने उसमें लिखा है कि शान मसूद को टेस्ट में कैंप में डालना है। किस बेसिस पे आप डाल रहे हैं शान मसूद को टेस्ट कैंप में? जरा मुझे कुछ समझा दें। या इवन ये कि जी उसको टेस्ट खिलाने का इरादा है? भाई बात तो शान की अपनी क्या परफॉर्मेंस है भट्टी साहब? मतलब शान मसूद की अपनी क्या परफॉर्मेंस थी? ड्रॉप हुआ था ना टीम से। नहीं, आखिरी टेस्ट में ही तो खेला ना जो पाकिस्तान जीता। ये सेंट किट्स में था। क्या किया उसने? नहीं किया नहीं,
लेकिन आखिरी उसमें आई एम था नॉट तो श्योर सही। खेला आखिरी टेस्ट के नहीं खेला बट मुझे अभी भी याद है लेकिन कि कुछ रन वंस तो कुछ भी नहीं थे। फोर्थ डे शाम को जो रन तो कुछ भी एक नहीं फॉरवर्ड था। शॉट लेग पे कैच हुआ था वो शान मसूद ने ये किया कि था, टीम में था। यार बट अब सीधी बात है यहाँ, बात वही है, हम इतनी बातें करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है, हमें भी पता है कि यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को ठीक है जी पुश किया जाता है, कुछ प्लेयर्स को इग्नोर किया जाता है, मेरिट कुछ मेरिट पे फैसले होते हैं, कुछ मेरिट से नहीं अच्छा, फैसले ये होते जो हैं। बात यही कर रहे मसले हैं कि मसाइल जी हैं यहाँ पर। मिसबाउल हक और यूनुस खान का रिप्लेसमेंट, आज मिकी आर्थर ने भी कहा है कि असद शफीक या बाबर आजम हो सकते हैं। तो क्या असद शफीक की 6 नंबर पे उसकी पूरी क्रिकेट है, तो क्या असद शफीक को आप प्रमोट करेंगे 4-5वें नंबर पे? हाँ मैं तो करेंगे, उसको ऊपर ही करेंगे भाई। देखें ना, आपका बैकबोन तो अब ये तीन ही है ना, अजहर अली, शफीक और वो, क्योंकि जैसे इंडिकेशन आ रही है कि अभी फ़िलहाल ये लोग टेस्ट में अहमद शहजाद और उसको नहीं कंसिडर करेंगे, मोहम्मद हफीज़ को, तो फिर यही तीन आपके तो मेन बैकबोन है आपके, मतलब फिर नहीं, इसी फिर पे आप उस्मान डिपेंड सलाउद्दीन को करेंगे। टेस्ट कैप देंगे। बिल्कुल उस्मान सलाउद्दीन को देंगे, हारिस सोहेल को खिलाने का इरादा है। मैं बताऊँ इमामुल हक भी किसी ने इस फॉर्मेट में भट्टी साहब, बात वही है भट्टी साहब, यहाँ पर यही तो बड़ा मसला है ना। हम अभी क्या बोलना, लेकिन क्या जब इंजमाम कप्तान था क्या प्लेयर्स के कैरियर ख़राब नहीं हुए? क्या हसन रजा कैरियर ख़राब नहीं किया? क्या कैसे बोलते हैं आसिम कमाल का कैरियर ख़राब नहीं किया? आसिम के साथ आसिम तो कमाल कितनी की तो वहीद ज्यादती। खान सारी क्रिकेट इंजमाम के दौर की है। हाँ तो फिर उसको बाहर करने वाले भी तो इंजमाम भी थे ना, ये भी तो देखें ना, परफॉर्मेंस के बावजूद। लेकिन आप देखें ना, एक उस टेस्ट वक्त के फेलियर पे एक लड़का जो 12 में से 8 मतलब उसने टेस्ट में परफॉर्म किया, उसकी 8 हाफ सेंचुरीज थी, क्राइसिस में उसने रन्स किए, हर जगह उसने रन्स किए, ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए, डेब्यू पे किए, इंडिया में किए, हर जगह किए उसने। एक मैच की या 2 मैच की बुरी परफॉर्मेंस पे आपने बाहर कर दिया, और वो भी कैसी बुरी परफॉर्मेंस आई कि आपने एक लड़के को जो सेटल्ड था 6ठी पोजीशन पे, उसको उठा के आप उसको वन डाउन या पता नहीं ऊपर आपने उसको मेरे खिला ख्याल दिया में उठा के। वो टाइम ऐसा इंजमाम ने कौन सा लड़कों को कंपटीशन बख्शा बहुत ज्यादा भाई? था। नहीं, देखें competition क्या था इंजमाम, भट्टी साहब? यूनुस, यूसुफ, शोएब फैसल मलिक को इकबाल, खिलाना था शोएब मलिक। तो खिलाया, शोएब मलिक को एडजस्ट करना था तो किया, हसन रजा को नहीं खिलाना था वन डाउन करा दिया उसको। मतलब ये चीज़ें तो बेटे साहब होती रही हैं हमारे और होती रहेंगी। तो किसी से हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो बहुत ही मतलब 100% करेक्ट डिसीजन लेगा, लेकिन वही ना, नॉट पॉसिबल एट ऑल। हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो, जजमेंट गलत क्या करके। ह्यूमन एरर है भट्टी साहब? मुझे आप एक बात बताएं, फवाद आलम के साथ जो नहीं कर नहीं, रहे मैं हैं, उस ये क्या वक्त की ह्यूमन बात एरर कर रहा है? हूँ, अभी की नहीं। नहीं तो चले उस वक्त, मैं तो कह रहा हूँ ना भट्टी साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंजमाम नहीं मतलब किया होगा, ये तो इवन जावेद मियां के टाइम में ऐसा हुआ भट्टी साहब। ऐसे काफ़ी प्लेयर्स थे जो जावेद भाई के टाइम में उनके कैरियर्स ख़राब हुए। शौकत मिर्ज़ा एक आपका पास क्लासिक एग्जाम्पल था, सिर्फ इस वजह से कि जावेद भाई अनवर मियादाद को खिलाना चाहते थे। सबको पता है ये बात, कोई ऐसी क्योंकि अनवर मियादाद को वो चाहते तो टेस्ट कैप दे देते, उन्होंने नहीं दी। वो उस लेवल पे नहीं था भट्टी साहब। कोशिश बहुत मुझे की गई थी याद है प्रमोट करने के 88 में लिए। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, हाँ बहुत कोशिश की थी, टूर मैच में 50 किए थे अनवर मियादाद ने। किए थे, लेकिन बात यह है कि वो उस लेवल का प्लेयर नहीं था। बात यह है कि उससे बहुत अच्छे प्लेयर्स पड़े थे। शौकत मिर्जा वाज क्लासिक एग्जांपल। शौकत मिर्जा तो ने उनके अपने डिपार्टमेंट के थे। शौकत मिर्जा ने साइड मैचेस में टूरिंग साइड्स के खिलाफ बहुत रन किए भट्टी साहब, लेकिन नहीं मिला मौका उसको। और भी थे बैट्समैन उस जमाने में जिनको नहीं मौका मिला। तो बात यह कि हनीफ मोहम्मद ने क्या नहीं किया? क्या हनीफ मोहम्मद ने रिजवानुज़्ज़मा का कैरियर नहीं खराब किया? क्या हनीफ मोहम्मद ने मोहसिन खान को नहीं रोक के रखा शोन मोहम्मद को खिलाने के लिए? ये हर एक ने किया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर प्लेइंग डेज में जो हो गया हो गया, कम से कम जब आप सिलेक्टर की पोस्ट पे आ रहे हैं तो वहां तो आप सही डिसीजन लेना यार। वहां पे इंसाफ करना। इस दौर में मीडिया जितना वाइब्रेंट है, मीडिया जितनी चीजें हाईलाइट कर रहा है, अगर इमरान खान भी इस दौर में कप्तान होते, इमरान खान के बारे में भी था कि वो बिल्कुल की सर्टेन प्लेयर्स को खिला रहे हैं, सर्टेन्स को नहीं खिला रहे। इमरान में और दूसरों में सिर्फ इतना फ़र्क होता था भट्टी साहब कि इमरान का ये होता था कि इमरान जिसको खिलाता था पूरी कन्विक्शन के साथ खिलाता था, चाहे गलत ही खिला रहा हो वो, लेकिन वो कन्विक्शन के साथ खिलाता था। उसको बिलीव होता था कि हाँ ये लड़का करेगा। लेकिन दूसरों के मामलात में ये ज़रूर है कि आपको फील आती थी कि ये जी जानबूझ के सारी हरकतें की जा रही है इस बंदे को बाहर करने के लिए। और बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। आसिम कमाल क्लासिक एग्जाम्पल है। एक लड़का इतने रन कर, मतलब मैन ऑफ क्राइसिस, हर चीज़ है। उसके बाद फिर जिस तरह लेकिन से वही एकदम जब से आपने पाकिस्तान शंड किया। टीम से आसिम अच्छा कमाल, मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक लेके वापस आते हैं तो फिर विल कैरी ऑन। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप ठंडा गरम शो। और बटी जो बात होती थी हम कर रहे थे, लेकिन सलमान बट ने भी कहा है कि जी वो मतलब उनको भी मौका मिलना चाहिए, और वो समझते हैं कि मैं मिसबा और यूनुस की जो खला पैदा हुआ उनके जाने से मुझे बिल्कुल चांस मिलना चाहिए, मैं कब पुर कर सकता हूँ उसको।
देखें, और आज मिकी ऑथर ने भी कहा है कि सलमान का मुझे नहीं पता कि कब वो आता है नहीं आता, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सलमान बट को मैंने देखा है कि वो वाकई बहुत मेहनत कर रहा है अपनी क्रिकेट के ऊपर। देखिए मेहनत तो हर प्लेयर कर रहा है, कामरान अकबल भी कर रहे हैं, फवाद आलम भी कर रहे हैं। फवाद आलम केस में जो मुझे कहानी समझ में आ रही है, बाज़ दफ़ा ये कहते भी हैं कि एज फैक्टर है, तो भाई अगर सलमान बट को आप मौका देंगे तो फिर ये जो एज यंगस्टर्स, फैक्टर का तो देखें बात ये बटी साहब, एज फैक्टर का तो ये आर्ग्यूमेंट है, ये अब ख़त्म हो चुका है। जब बात वही मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मिसबा 42 की एज तक खेल सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं, यूनुस 39 की एज तक खेल सकता है, तो फिर तो ये बेकार है। सलमान बट किस फॉर्मेट में? टेस्ट में, टेस्ट में क्यों नहीं सलमान बट की जगह बनती? तो फिर ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, भाई ये कहाँ लिखा हुआ है भट्टी साहब कि अगर आपके पास सीजन प्लेयर्स पड़े हुए हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड है तो आप उनको इग्नोर करके यंगस्टर्स को खिलाएं? ये कहाँ लिखा हुआ है भट्टी साहब? ये कहीं पत्थर पे लकीर, ये कोई नई कोई मतलब ये थीसिस लाए अपनी सेलेक्टर्स में? श्रीलंका के खिलाफ निस्बतन हल्की सीरीज है ना, हम आप तो इंग्लैंड एक सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जब तो जाएंगे, आगे भी सीरीज की बात कर रहे हैं ना। अब मसला ये है कि आप एक साल में 4 टेस्ट मैच है पाकिस्तान के पास। बात ये भट्टी साहब कि 4 टेस्ट हो या 8 टेस्ट हो, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना कि आप यंगस्टर्स को ही खिलाएं। जो आपके सीजन प्लेयर्स पड़े आप उनको चांस दे पहले। लेकिन यूटिलाइज द मिसबा एक्सपीरियंस। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, यूनुस खान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, सलमान बट कहां रिप्लेस ओपन करें ना। अजहर अली इज नॉट अ नेचुरल ओपनर। अजहर अली वन डाउन उसकी नेचुरल पोजीशन है। अजहर अली को वन डाउन आप खिलाएं ना। बाबर आजम और असद शफी को आप कह रहे हैं कि हम यूनुस और उसकी जगह खिलाना चाह रहे हैं, तो ले जाए उनको मिडिल ऑर्डर में, क्या मसला है? ओपनर का तो प्रॉब्लम है ना आपके पास, एक ओपनर का तो प्रॉब्लम मुझसे चल ही रहा है ना भट्टी साहब का। शान मसूद कभी इन होते हैं, कभी बाहर होते हैं, कभी समी असलम होते हैं, कभी कोई होता है, कभी हफीज कर रहा होता है, तो एक ओपनर तो आपके जगह बिल्कुल बची हुई है आपके। क्यों नहीं ट्राई करते? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा भट्टी साहब। देखें बात वही है कि ये बोर्ड, ये सेलेक्टर्स सच नहीं बोलते कुछ प्लेयर्स के मामले में, या तो खुल के बोलें कि भाई फवाद आलम साहब, सलमान बट साहब, आप लोग तो घर जाएं और भूल जाएं पाकिस्तान से खेलेंगे, क्योंकि आपका अब नहीं खिलाना चाहता। सलमान बट तो हाई परफॉर्मेंस कैंप में है ना, है, लेकिन फिर उसको मौका भी तो देना। अब क्या और वो क्या, जितना उसने परफॉर्म कर लिया लास्ट ईयर, और क्या उसको आप वो करेंगे? 1.5 हफ्ता हो गया लाहौर में है। हाँ, मिकी ऑर्थर उसको करीब से देख रहे हैं। अगर मिकी ऑर्थर तो जब भी तो मिकी ऑर्थर ने आज कहा है ना कि मैंने उसको जो देखा है वो बहुत मेहनत कर रहा है अपने मतलब उस पर भी, गेम पे भी, और वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। देखें अब क्या होता है, ये तो हम देखेंगे आगे। लेकिन वसीम वकार मतलब रीयूनाइट होने मुल्तान की फ्रेंचाइज में, ये बड़ी मजे की, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ऐसा अगर वाकई हो गया तो ये तो बड़ा मजेदार होगा। मेरा ख्याल तकरीबन हो गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। अच्छा, सुना सिडनी से वकार यूनुस आने वाले हैं। अच्छा, आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। वसीम अकरम ने कर दिया या वो भी करने वाले हैं। ओके ओके। लेकिन वसीम अकरम गालिबन जो मुझे समझ में आ रहा है उनके मेंटोर और ब्रांड एम्बेसडर होंगे, हेड कोच होंगे वकार यूनुस। हाँ, ये वाला सीन होगा। ठीक है, कोई देखे पुराने वक्त में भी जब दोनों की राइवलरी थी तो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हुआ। हो सकता है कि इनकी फ्रेंचाइज को फायदा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मतलब जरूरी है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल लावारिस हो गई वसीम अकरम के जाने से। देखते हैं क्या होता है। अब तो अब नए नए मैनेजमेंट भी आएगी, नए लोग आएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जो लास्ट ईयर हो गया, उनके 3 मेन प्लेयर भी तो नहीं थे ना। शर्जील खान नहीं था, खालिद लतीफ नहीं था, फिर बाद में मोहम्मद इरफान का मसला हो गया। अब वसीम अकरम मैनेजमेंट से निकल के डीन वैसे शर्जील की जो आप बात कर रहे हैं, कल जनरल तौकीर दिया था साथ में, तो उन्होंने उनकी बातों से तो भट्टी साहब ये हिंट मिला कि शर्जील पे मिडिल रोड होने वाला है। मतलब शर्जील का कैरियर बच सकता है, लेकिन मतलब उसको लगेगा, लेकिन फिर वो बाद में कर सकता है। वही खान अगर 5 साल भी लगता है, हालांकि भट्टी साहब 5 साल लगेगा, मुझे लग रहा है फिर कम होगा। फिर जो क्रिकेट बोर्ड क्लेम करता रहा है, क्या क्रिकेट बोर्ड कहता रहा कि जी हमारे पास तो एविडेंस थे, उसने प्लान के मुताबिक खेला, आईसीसी भी कहता रहा है। लेकिन ये बात वही ना, नेशनल क्राइम एजेंसी कहती रही है। कल नहीं, नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्या बोला है? उनके बंदे ने दिया ना, उसने तो कहा है कि जो मुझे रॉनी फ्लैगन ने, क्या नाम है उसका, रॉनी फ्लैगन, उसका आईसीसी का जो हेड है एंटी करप्शन का, उसने जो कहा मैंने वही कहा। मतलब ये तो नहीं, आईसीसी तो कह रहा है कि हमें जनरल साहब ने पहला क्लू दिया है नेशनल क्राइम एजेंसी। लेकिन कल जनरल साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा भाई बात ये है कि उसके लॉयर ने अच्छा केस लड़ा है, उन्होंने बहुत तरीके से हर हियरिंग अटेंड की है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो सबूत है जो पेश किए गए हैं, उन्होंने भी उसको कंटेस्ट किया है और बोर्ड ने भी उसको काफ़ी पुश किया है। अब सबूत के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि भाई क्या हम सज़ा दे सकते हैं। लेकिन ये भी उन्होंने क्लियर इंडिकेट कर दिया कि जल्दी आ सकता है फैसला 28 तक। लेकिन खालिद लतीफ़ का मुझे लग रहा है कि काम हो जाएगा। खालिद लतीफ़ तो 200% काम हो गया। लेकिन एक बंदा कमेटी में है, ट्राइब्यूनल में है, वो मीडिया पे आके कमेंट कर रहा है, ये इंसाफ के तकाजे हैं। नहीं, उसने कोई ऐसी क्या कमेंट नहीं, मतलब देखिए कहते हैं कि जज नहीं बोलता, उसका फैसला बोलता है।
तो वो जज तो नहीं है ना जनरल साहब भट्टी यहाँ जज का रोल प्ले कर रहे हैं। साहब। तो लिहाजा मेरे हिसाब से वो पास्ट में और चैनल्स पर भी आया और प्रोग्रामों में भी आया। कल तो आए थे क्योंकि वो फिक्सिंग वगैरह के ऊपर बात हो रही थी, तो फिर वो आए थे बात करने के लिए। तो देखिए, फिर यहाँ हमने भी मौका देखा, हमने कहा चलो नहीं, जैन साहब आपने आए तो अपना काम अब पक्का कर लिया, हमने कहा चलो लेकिन बात कर लेते हैं इनसे। उनका रोल थोड़ा सा डाइसी हो गया ना। ये डाइसी तो खैर मैं नहीं देखिए, इस कहूंगा, वक्त डाइसी इस तो वक्त मैं तो नहीं उनके कहूंगा। हाथ में इंसाफ का तराजू है। हाँ, तो इंसाफ तो वो कर रहे हैं वहाँ बैठ के अब ट्रिब्यूनल क्या में। पता, ये नहीं, तो नहीं, नहीं, मतलब किस तरह से नहीं, आप देखें- कैसे कह सकते हैं कि मतलब वो इंसाफ नहीं कर रहे भट्टी साहब? देखें, अब खालिद लतीफ को आपने सजा दे दी, आपने नहीं, खुद नहीं, कहा नहीं, 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 हिंट देखें, देके चले गए। एक सेकंड देखें, खालिद लतीफ का किसी को बोलने की जरूरत है नहीं। आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि खालिद हैज अप्रोच्ड हिज केस टोटली गलत तरीके से उसने अप्रोच किया ना। वही चीज जलील साहब ने इतनी सी बात कही, उन्होंने कहा भाई खालिद लतीफ के मसले इश्यूज थे उसके लॉयर को, अब हमने उसको जो है अगस्त 9 तक का डेट दी है कि भाई आप अगस्त 9 तक कर लें, तो उसका भी हम सितंबर 9 तक अनाउंस कर दें, उसके भी सारी चीज़ें हो चुकी है। लेकिन खालिद लतीफ़ के लिए तो किसी को आपको कोई सिक्स सेंस की ज़रूरत भी नहीं है ये समझने में कि मसला है उसका। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी चीज़ मेरे ख्याल से, ये हाँ मैं मानता हूँ टेक्निकली इफ़ यू मतलब वैसे आप बात करें तो आई डोंट थिंक कि जनरल साहब को इस वक्त मीडिया पर बोलना चाहिए। मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ से। देखें, लेकिन ये कि उन्होंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन बेटर है कि ना बोले, क्योंकि जब तक ये ट्रिब्यूनल के फैसले नहीं आ जाते उस वक्त तक बेहतर है कि ना बोले। टीवी पे आपका बोलना रिकॉर्ड में आ जाता है, और फिर अगर एक बंदे को सजा दे दी, एक को छोड़ बट दिया, उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला है किसी को। मतलब शर्जील का भी मैंने आपको जैसे कहा कि मुझे इंडिकेशन ये, मैंने उससे ये निकाल, उनकी बातों से ये अंदाजा लगाया, मुझे ये फील होगा, ऐसा नहीं है जरूरी कि यही होगा, हो सकता है नहीं, शर्जील को लंबी सजा हो, हमें नहीं पता। मुझे तो जो इशारे मिल रहे हैं कि 5 साल से कम तो शर्जील को सजा बल्कि ज्यादा ही होगी, ये भी मैं कम बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्लान बताया गया, जो इम्प्लीमेंट किया, वो तो शर्जील ने किया। खालिद लतीफ तो कहते हैं कि इसमें सहूलतकार था। काउंटर क्लेम चल रहा है भाई यहाँ पर। अब दूसरी कहानी ये चल रही है, खालिद लतीफ जो थे उन्होंने फंसाया। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है इसका। इंडिया ने तो आपको पूरा थम्स अप दे दिया भट्टी साहब, उन्होंने कह दिया कि जी कोई सवाल नहीं पता सीरीज़ का, श्रीलंका से वो सीरीज़ खेल रहे हैं हमारी जगह। उन्होंने कहा हम आगे भी जो FTP में जो पाकिस्तान से जो सीरीज़ शेड्यूल्ड है उन सब की विंडोज में हम पाकिस्तान को दूसरे डबल series- ब्लो है इस केस में। बिल्कुल फारिग। श्रीलंका ने पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच इसलिए कम किया है कि एडजस्ट कर सकें श्रीलंका की सीरीज, जो इंडिया की तो सीरीज़ है। इंडिया की सीरीज। तो आपको इंडिया की सीरीज ना होने से भी नुकसान हुआ, यहाँ एक टेस्ट मैच कम हो गया, तो पाकिस्तान तो दोनों तरफ से नुकसान में गया। देखिए भाई, अब शहरियार साहब ने जिस तरह हैंडल किया चीज़ों को किया, अब जो नए चेयरमैन आते हैं देखते हैं वो कैसे हैंडल करते हैं भाई। अब आई थिंक उनका सबसे मेन प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली किस तरह से जो है इस पोजीशन में लाया जाए कि पाकिस्तान डिक्टेट कर सके कि भाई हमें ये सीरीज़ खेलनी है, हमें ये सीरीज़ मिलनी चाहिए। डिक्टेशन वाली पोजीशन में पाकिस्तान को आना बहुत ज़रूरी है। रही बात इंडिया की, अब उसका तरीका यही भट्टी साहब कि आपका बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही है कि आप पूरी तरह से पीछे पड़ जाएं कॉम्पनसेशन के लिए कि भाई कॉम्पनसेशन दो। लेकिन जो फिगर्स आई हैं भट्टी साहब, वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि चीज़ आई है बाहर के जी 1 अरब रुपया रखा गया है लीगल कॉस्ट के लिए, ये जो केस कंपनसेशन का। तो 1 अरब का हम लीगल कॉस्ट के लिए रख रहे हैं, तो हम कंपनसेशन मांग कितना रहे? मैं यही पूछ रहा हूँ, हम कंपनसेशन कितना मांग रहे हैं? हो सकता है कि ये कॉम्पनसेशन भी फिर इंडिया से मांगे। कहानी अल्लाह ही बेहतर। देखिए, आपने यूके से अगर लॉयर हायर किए हैं और उनसे ओपिनियन ले रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमें 1 अरब बहुत लेकर नहीं मैं भट्टी साहब। अब मतलब टाइम हो गया हमारा ख़त्म, तो इंशाल्लाह पीर को फिर मुलाकात करेंगे आपसे ठंडा गरम शो में, और हफ्ते का हमारा आखिरी शो था। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।